तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेज में। तो बच्चों आज हम लोग इस क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम ऑफ यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़रूर यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेगा। पॉइंट क्या है बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में गॉस के नियम को पढ़ा था, आज उस नियम के अनुप्रयोग को देखेंगे, यानी उस नियम के अंतर्गत कितने अनुप्रयोग है और इन अनुप्रयोगों से जरूर कोई ना कोई अनुप्रयोग आपके एग्जाम में पूछ लेता है। क्या है बच्चों, आइए इस अनुप्रयोग को समझते हैं और इन पॉइंट को बारी बारी से समझने का कोशिश करेंगे। पूरा फोकस आप लोग वीडियो पे लगाइएगा ताकि यह पॉइंट आपका क्लियर हो सके और आपके एग्जाम में यहाँ से जो प्रश्न पूछे उसको आप अच्छे से कर पाएं। बच्चों गॉस का नियम का जो अनुप्रयोग है यह अप्लाई किस लिए किया जाता है, तो जान लीजिए इसको अप्लाई किया जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में। किस लिए बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में, यानी किस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है, इस पॉइंट को ज्ञात करने के लिए हम गॉस के नियम का अनुप्रयोग करते हैं। कैसे अनुप्रयोग करेंगे, किस किस जगह पर, तो यह अनुप्रयोग बच्चों आपका टोटल इस तरह से होने वाला है, देख पा रहे होंगे। पहला क्या है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अनंत लंबाई का एक समान आवेशित हमारा क्या होगा, सीधा तार होगा, उसके निकट क्या ज्ञात करना होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तीसरा बच्चों, आवेशित चालक, यहाँ क्या है अचालक और यहाँ क्या है चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जबकि चौथा पॉइंट होने वाला है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कहेंगे कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा, सर एक अनुप्रयोग और है, आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों आपका 30% रिड्यूस होने के, सिलेबस रिड्यूस होने के कारण, कम होने के कारण इस पॉइंट को हटा दिया गया है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं बनेंगे। जो भी अनुप्रयोग पूछा जाएगा गॉस के नियम से, तो यही 4 अनुप्रयोग पूछा जाएगा। इन सभी पॉइंट्स को आप काफ़ी अच्छे से समझिएगा, एक एक पॉइंट क्लियर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जरूर कोई ना कोई अनुप्रयोग आपके एग्जाम में पूछे लिया जाएगा। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हम इसको। गॉस के नियम के अनुप्रयोग के पहला पॉइंट का, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझेंगे बच्चों। पॉइंट हमारा क्या है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधा तार है। तो आइए हम लोग एक सीधा तार बनाते हैं और यहाँ एक वर्ड लिखा है एक समान आवेशित, इस चीज को भी समझते हैं। तो बच्चों इस पॉइंट के लिए हम एक पहले नंबर सीधा तार लेते हैं। इस प्रकार से मान ले रहे हैं हमारे पास एक अनंत लंबाई का तार है। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को। इस प्रकार से मान ले रहे हैं बच्चों हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जो कि एक समान रूप से क्या है, आवेशित है। इसका मतलब सर जी ध्यान से समझेंगे बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, रेखीय आवेश घनत्व पूछ लेता है, रेखीय आवेश घनत्व के बारे में, और इसका मात्रक भी पूछ लेता है। तो क्या है ध्यान से समझेंगे, इसी का मतलब है एक समान आवेशित रेखीय आवेश घनत्व। तो ये क्या कहता है बच्चों, रेखीय आवेश घनत्व कहता है प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा। मतलब क्या सर जी, जैसे अगर इसका लेंथ अगर एक मान ले रहे हैं 100 सेमी है, मान ले रहे हैं कितना सेमी है, 100 सेमी है, तो हर एक सेमी में कितना आवेश उपस्थित है, हर एक सेमी में कितना आवेश उपस्थित है, उसी की मात्रा को कहते हैं बच्चों रेखीय आवेश घनत्व। फिर से सुनेंगे, प्रति एकांक लंबाई में अगर 100 मीटर है तो हर एक मीटर में कितने आवेश उपस्थित हैं, उसी की मात्रा को कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। बच्चों इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और होता है Q/L। यहाँ से एक पॉइंट यूज कर लीजिएगा, Q = λ/L, जो कि यूज होने वाला है। तो यहाँ पे जो लैम्डा देख रहे हैं बच्चों, इसी को कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। और एक समान आवेशित है, मतलब हर जगह पर आवेश क्या है, समान, यानी हर एक मीटर पर अगर 5 कूलम आवेश एक मीटर पे है तो अगले दूसरे मीटर पर भी 5 कूलम आवेश, अगले मीटर पर भी कितना कूलम आवेश, 5 कूलम आवेश। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं एक समान रूप से आवेशित यह हमारा तार है। इसको हम लोग आवेश दे रहे हैं, मान ले रहे हैं कुछ इस प्रकार से इस पर आवेश उपस्थित है जो कि पॉजिटिव है। क्लियर है बच्चों, यह पॉइंट समझ पाए होंगे।
अब हमें क्या करना है, इसी तार के कारण हमें फाइंड करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या जो एक समान रूप से आवेशित तार है इसी के कारण क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस वायर से r डिस्टेंस पर हमारे पास एक बिंदु है और इसी बिंदु पे हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान ले रहे हैं यहाँ एक पॉइंट है और इसी पॉइंट पे ज्ञात करना है क्या बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी वैद्युत क्षेत्र का मान जो है वह इस पॉइंट पर कितना है। अब इस पॉइंट पे हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए गॉस के नियम का अनुप्रयोग यूज करना है, और गॉस का नियम बच्चों होता है 3D फिगर के लिए, यानी एक बंद परिपथ के लिए। तो एक बंद परिपथ के लिए जब गॉस के नियम होते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, गॉस के नियम को अप्लाई करने के लिए इस पॉइंट से होता हुआ हम एक 3D फिगर की कल्पना कर ले रहे हैं, यानी उस पॉइंट से होता हुआ 3D फिगर को ही खींच ले रहे हैं। ध्यान से समझेंगे। तो 3D फिगर क्या ले लें, तो अगर हम 3D फिगर में मान ले रहे हैं ऐसा फिगर लें जिसके अंतर्गत जो इसके सममित हो या उसके अंतर्गत कुछ आवेश आए। तो हम मान ले रहे हैं एक हमारे पास बेलन है। कहेंगे सर जी कहाँ बेलन है, अरे अभी हो जा रहा है, परेशान ना हो। मान ले रहे हैं इस प्रकार से हमारे पास एक बेलन है जो कि आपका 3D फिगर है और बंद पृष्ठ होता है, या आप इसको गॉसियन पृष्ठ भी कह सकते हैं। क्लियर है बच्चों। मान लिए इस बिंदु से होता हुआ एक हमने क्या खींच लिया, गॉसियन पृष्ठ खींच लिया, गॉसियन पृष्ठ खींच लिए। अब इस गॉसियन पृष्ठ से हमें देख सकते हैं कि यह कुछ चार्ज को घेरा हुआ है, तो इसका मतलब कुछ फ्लक्स गुजरेगा। जी सर जी कुछ फ्लक्स गुजरेगा। तो अगर हम उन फ्लक्स की बात करें तो देख पा रहे हैं इस पृष्ठ में टोटल 3 कर्व बनेंगे, एक बेलन के ऊपर और एक यहाँ नीचे और एक यह कर्व वाला, यानी 3 पृष्ठ बनेंगे। तो उन 3 पृष्ठों से निर्गत वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हम एक पॉइंट यहाँ पे एक छोटा सा अल्पा अवयव ले रहे हैं DA, जिसका डायरेक्शन कहाँ होगा, बाहर की तरफ, क्योंकि क्लोज सरफेस के लिए एरिया का दिशा बाहर लिया जाता है। और यहाँ भी हम एक छोटा सा पृष्ठ ले रहे हैं इसके समतल पृष्ठ पर DA, जिसका एरिया कहाँ होगा, बाहर की तरफ। कहेंगे इसी प्रकार नीचे भी होगा, बिल्कुल इस प्रकार से DA एक भाग यहाँ पे भी होगा। ध्यान से पूरा पॉइंट समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, लेकिन गॉस के नियम अनुप्रयोग करने की वजह से, यूज करने की वजह से हम पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करेंगे, वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर लेंगे। ध्यान से सुनेंगे। अब अगर बच्चों हम कहें इन अल्पांश लंबाइयों से वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा, या फिर हम डायरेक्ट अगर कहें इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, तो यह कितना होगा, ध्यान से समझेंगे बच्चों। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई किस वाले से, अपर वाले से, हम फ्लक्स निकाल रहे हैं किस पृष्ठ से, अपर वाले यानी ऊपर वाले पृष्ठ से, प्लस फ्लक्स निकाल रहे हैं डाउन यानी नीचे वाले पृष्ठ से, और प्लस फ्लक्स निकालना है कर्व वाले पृष्ठ से, यानी यह जो कर्व वाला पृष्ठ है यह वाला। अब यह देखो छोटा छोटा अवयव लिए हो तो पूरे पृष्ठ के लिए आपको इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। जी सर जी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से समझेंगे, डी फाई, चूंकि एरिया छोटा सा, फ्लक्स छोटा सा होगा तो डी फाई, एरिया ऑफ डी फाई डाउन वाले का, एरिया ऑफ डी फाई कर्व वाले का, जो कि आपका पूरे गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा। क्लियर है। छोटा सा फ्लक्स इस ऊपर वाले पृष्ठ से, छोटा सा फ्लक्स इस नीचे वाले पृष्ठ से, छोटा सा फ्लक्स इस कर्व वाले पृष्ठ से। अब चूंकि पूरे पृष्ठ से देखना है तो हम इन सभी का समाकलन कर दिए तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा फाई। बहुत ध्यान से समझेंगे आप बच्चों। फाई ई बराबर यहाँ से अगर देखा जाए तो फाई ई, कहेंगे सर जी आप पर लिखे, अरे फ्लक्स ही तो है जी। फाई ई क्या पढ़े हो, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी, जी सर बिल्कुल, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी। लेकिन यह किसके लिए है सर, अपर, ये किसके लिए डाउन, यह किसके लिए कर्व। क्लियर है यहाँ तक।
अब जब आप जान रहे हैं डॉट प्रोडक्ट सर हटाते हैं तो यूज करते हैं कॉस थीटा। तो अगर यहाँ से हम डॉट प्रोडक्ट हटाएं तो क्या यूज करेंगे, कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अपर वाला पृष्ठ है, डाउन वाले पृष्ठ के लिए ई डी ए कॉस थीटा प्लस अगर हम बात करें लेफ्ट वाले पृष्ठ के लिए, कर्व वाले पृष्ठ के लिए, तो ई डी ए कॉस थीटा। क्लियर है। अब यहाँ बच्चों अगर हम थीटा की बात करें, थीटा कितना होगा तो नोटिस करेंगे पॉजिटिव चार्ज है। जी सर पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम आपसे पूछें कि इलेक्ट्रिक लाइन्स किधर होंगी तो पॉजिटिव चार्ज के कारण सर जी बाहर होती हैं, बिल्कुल। तो कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक लाइन्स निकलेंगी, यानी वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी वह कुछ इस प्रकार से बाहर की तरफ निकलेंगी, कुछ इस प्रकार से देख पा रहे होंगे, कुछ इस प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, बाहर निकलेंगी। जी सर इस प्रकार से निकलेंगी। अब थोड़ा सा अगर आप नोटिस करें, ध्यान से समझेंगे, अगर थोड़ा सा नोटिस करें तो यह जो कर्व वाला पृष्ठ है बच्चों, तो इस कर्व वाले पृष्ठ का मतलब क्या, डीए बाहर है, इलेक्ट्रिक लाइन्स भी बाहर हैं, यानी इस पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर है। तो अगर हम डीए और ए के लिए बात करें तो यहाँ ई के लिए बात करें, थीटा कितना होगा, 0, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में। ये बताइए यहाँ पर भी तो फ्लक्स लाइन्स ऐसे ही निकलेंगी, कुछ बाहर इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन्स। जी सर जी। यहाँ पर भी तो कुछ इस प्रकार से निकलेंगी। जी सर जी। तो यहाँ अगर देखिए ध्यान से, एरिया ऊपर है, इलेक्ट्रिक लाइन्स इधर है, तो यहाँ थीटा कितना होगा, 90 अंश। ठीक इसी प्रकार से यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन्स इधर है, एरिया इधर, तो यहाँ भी थीटा कितना होगा, 90 अंश। क्लियर हुआ होगा, समझ पाए होंगे। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जो लाइन्स हैं बच्चों, वह लाइन्स कहाँ निकलेंगी, बाहर की तरफ, यानी जो लाइन्स हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं वह कहाँ निकलेंगी, बाहर की तरफ। तो इस पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, एरिया का भी डायरेक्शन बाहर, तो डी ए और ई के बीच कोण 0 हो जाएगा, जबकि यहाँ 90 और यहाँ भी कितना, 90। क्लियर है। अब यहाँ थीटा रखते हैं। तो अब यहाँ पे बच्चों अगर हम थीटा की बात करें, फाई ई बराबर, तो अगर यहाँ से बात करें फाई ई बराबर, ध्यान देंगे यहाँ अपर वाले पृष्ठ के लिए अगर देखो तो ई डी ए कॉस, अपर वाला पृष्ठ कितना है बच्चों, 90 अंश, यानी कॉस 90 होगा। जी सर जी। प्लस अगर हम बच्चों डाउन वाले पृष्ठ के लिए बात करें तो डाउन वाले पृष्ठ के लिए भी कितना होगा, 90 अंश। जी सर जी। अगर हम बात करें कर्व वाले पृष्ठ के लिए तो यहाँ थीटा कितना होगा, 0 अंश, बिल्कुल। ये बताइए कॉस 90 अंश का मान 0, कॉस 90 अंश का मान 0, कॉस 0 अंश का मान 1। इसका मतलब यह पूरा भाग 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद बचेगा केवल ई डी ए, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे ही बचेगा। तो अब थोड़ा सा अगर इसको देखा जाए बच्चों, ध्यान देंगे, तो फाई ई बराबर हमको मिलेगा इंटीग्रेशन आप कर्व वाले पृष्ठ का ई डी ए। समाकलन किसका होगा, एरिया का, क्योंकि एरिया आप छोटा सा फिगर में लिए हैं, अब हमें चाहिए पूरा एरिया, तो इस समाकलन छोटे से पृष्ठ का एरिया का समाकलन कर दें, छोटे से एरिया का, तो पूरा एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर बच्चों हम क्या करें, यहाँ से ई को बाहर निकाल लें तो यहाँ पे केवल बचेगा डी ए। अब बताइए बेलन का वह कर्व है, कैसा पृष्ठ खींचे थे, बेलनाकार, और वह कर्व है जिसको वक्र पृष्ठ कहते हो, तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, तो सर जी यह होता है 2 पाई आर एच। लेकिन अगर मान ले बेलन की लंबाई यल है तो हो जाएगा 2 पाई आर यल। क्लियर है यहाँ तक। अगर हम बेलन का जो लेंथ है वह मान ले कितना है यल, तो यह हो जाएगा 2 पाई आर यल। आई होप यहाँ तक समझे होंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि अगर हम गॉस के अनुप्रयोग का यूज, गॉस के नियम का यूज किए हैं, तो गॉस के नियम से हम यह इतना जानते हैं कि जो फ्लक्स होगा वह फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा, यानी Q/ε0, और हमारे अनुसार फ्लक्स इतना आया। अब यहाँ थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इसको एक लाइन और बढ़ा लें, क्या, क्योंकि चूंकि हमने आपको एक रेखीय आवेश घनत्व के बारे में बताया है, क्या यहाँ पे देख सकते हैं रेखीय आवेश घनत्व के बारे में क्या बताया गया है।
आपको बताया गया रेखीय आवेश घनत्व यानी Q इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन एल, यानी Q बराबर लैम्डा इंटू एल। तो अगर हम बच्चों Q के जगह पे लैम्डा इंटू एल का यूज कर लें तो यहाँ से देख पाएंगे वो इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं। अब हमारे अनुसार जो फ्लक्स आया सॉल्व करने पर इतना आया, और गॉस के नियम से डायरेक्ट फ्लक्स कितना आया Q इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूंकि दोनों फ्लक्स उसी पृष्ठ से गुजर रहे हैं तो दोनों को अगर इक्वल हम कर दें, यानी दोनों को इक्वल करके सॉल्व कर लें समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ से आप कह सकते हैं लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा E इंटू 2 पाई आर एल। यहाँ से 2 एल से एल कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई आर गुणे में कहाँ जाएंगे बटे में, तो यह वैल्यू हमें मिलेगा E बराबर, ध्यान से समझेंगे, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर है बच्चों? तो यह आपका सूत्र हो जाएगा एक समान आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसी को आप थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। यह कैसे सर जी? 2 से अंश और हर में गुणा कर दिए, यहाँ गुणा किए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ 2 से गुणा किए 2 लैम्डा अपॉन आर। अरे काट दो जी, काट दो, यही फिर आ जाएगा। समझ पाए होंगे? तो आई होप ये प्रूविंग आप समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हैं तो पूरे पॉइंट्स को एक बार स्वयं आप लोग रिवाइज करेंगे और देखेंगे कैसे प्रूव हुआ है। देख सकते हैं यहाँ से एक बार फिर से पूरा पॉइंट। सबसे पहले हम बच्चों एक अनंत लंबाई का तार खींचे हैं जिसको एक समान रूप से आवेशित कर दिए हैं। उसके बाद सभी जितने भी पृष्ठ बन रहे थे सभी पृष्ठ के लिए फ्लक्स निकाले हैं। यहाँ से हमें फ्लक्स निकालने के बाद हमें मिला है फ्लक्स का फॉर्म यह है और गॉस के नियम से फ्लक्स का फॉर्म यह होता है। दोनों को कंपेयर किए तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब चलते हैं बच्चों हम लोग दूसरे पॉइंट पे और दूसरा अनुप्रयोग क्या है इस चीज़ को समझते हैं। और दूसरा अनुप्रयोग देख पा रहे हैं, कह रहा है क्या, अनंत विस्तार के समतल आवेशित चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों यह प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, कोई चादर समतल चालक के समतल अनंत विस्तार के कोई समतल आवेशित है चालक की जगह पे चादर भी लिख सकता है। तो ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा। प्लेट भी लिख सकता है चूंकि अचालक होगा। मान ले रहे हैं हमारे पास एक अनंत लंबाई का इस प्रकार से आवेशित अचालक है। बहुत बढ़िया बना, देख पा रहे होंगे। मान ले रहे हैं हमारे पास अनंत विस्तार का कोई समतल आवेशित क्या है, अचालक है। ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को। समतल आवेशित भी और अचालक है। अचालक का मतलब क्या बच्चों, अगर आप चार्ज इस चादर को देंगे, इस प्लेट को देंगे, तो अचालक होने की वजह से जहां चार्ज देंगे वहीं रुका रहेगा, वह वहां से आगे बढ़ेगा नहीं। तो हम मान ले रहे हैं कुछ इस प्रकार से हमने इसको चार्ज दिया और यह चार्ज कुछ इस प्रकार से इसके पृष्ठ पर उपस्थित रहा। क्लियर है? अब यह जो अचालक प्लेट है या चादर है इसको हमने आवेशित कर दिया। अब जब आवेशित कर दिया तो यह अपने आसपास निर्माण करेगा वैद्युत क्षेत्र का। तो अब थोड़ा सा वैद्युत क्षेत्र निर्माण कर रहा है अगर, तो उस वैद्युत क्षेत्र को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, गॉस के नियम का अनुप्रयोग का यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक पॉइंट जानने की आवश्यकता है। जैसे वहाँ पे हमने देखा जब आवेश को एक रेखा के रूप में वितरित किए, एक लाइन के ऊपर वितरित किए, एक तार के ऊपर वितरित किए, तो वहाँ हमारे पास आया रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। ठीक उसी प्रकार बच्चों यहाँ आएंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। कैसे, ध्यान से समझेंगे। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होते हैं सर जी, ध्यान दीजिएगा। वहाँ क्या था, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश थे, तो यहाँ एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश होंगे। अगर इसके एरिया को 100 मीटर स्क्वायर मानो तो हर एक मीटर स्क्वायर पे कितना आवेश उपस्थित होगा,
उसी को कहेंगे क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसको प्रदर्शित करते हैं बच्चों सिग्मा से। और सिग्मा बराबर होता है Q अपान A, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, जो कि होता है सिग्मा। इसको क्या होगा, सिग्मा बराबर Q अपान A, आप यहाँ से कह सकते हैं Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। क्लियर है बच्चों, यानी Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए आपका यह आवेश का मात्रा हो जाएगा। बच्चों मात्रक याद रखेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व का आवेश का मात्रक क्या, कूलाम, और एरिया क्या, मीटर स्क्वायर, यानी कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। उसका क्या था, Q अपान L। इस पॉइंट का वैल्यू याद रखेंगे जो आपने यहाँ पे पढ़ा है इस चीज़ को, लैम्डा। तो इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, आवेश का मात्रक कूलाम प्रति लंबाई का मीटर, यानी कूलाम प्रति मीटर, यानी रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक कूलाम प्रति मीटर और पृष्ठीय आवेश घनत्व का कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व समझ पाए, यूज होगा यहाँ, क्लियर होगा। प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा बराबर Q अपान A। यहाँ से अगर Q निकालेंगे तो सिग्मा इंटू A। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों क्या कहा जा रहा है, यह जो हमारा अचालक प्लेट है, जब हम इसको आवेश दिए तो आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। अब हमें इसके कारण फाइंड करना है क्या बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान ले रहे हैं इस पृष्ठ से r डिस्टेंस की दूरी पर, इस तरह से पृष्ठ है, इससे r दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर, और यह मान ले रहे हैं P है, जिस पर हमें ज्ञात करना है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है बच्चों, समझ पाए होंगे। अब हमें यूज करना है गॉस के नियम का। तो गॉस का नियम होता है बंद परिपथ के लिए, तो यहाँ भी हम एक बंद परिपथ यानी 3D फिगर क्लोज सरफेस खींचेंगे और उसके बाद वहाँ हम फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स निकालने के बाद हम वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। मान ले रहे हैं कुछ इस प्रकार से हमने इस बिंदु से होता हुआ एक पृष्ठ खींचा, जो कि बेलनाकार पृष्ठ है, देख पा रहे होंगे, क्लियर है। यह इस प्रकार से हमारा चादर है, इसके बीच से होता हुआ, कल्पना कीजिए इसके बीच से होता हुआ हमने क्या किया, यहाँ मिडल से होता हुआ एक बेलन इस प्रकार से खींचा, देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से एक बेलन को क्या किया, खींचा। अब बच्चों यहाँ बेलन में फिर 3 पृष्ठ, यानी तीनों पृष्ठ से फ्लक्स बनेगा। जब तीनों पृष्ठ से फ्लक्स बनेगा तो उसके लिए हम एक अल्पांश लंबाई यहाँ ले लें dA, जिसका दिशा ऊपर होगा। जी सर जी। एक अल्पांश लंबाई यहाँ ले लें जिसका dA कहाँ होगा, बाहर होगा। और ठीक इसी प्रकार एक अल्पांश लंबाई अगर इस पृष्ठ पर लेते हैं तो इसका dA कहाँ होगा, बाहर होगा। क्लियर है बच्चों। अब अगर हमें टोटल इस गॉसियन पृष्ठ से, चूंकि यह गॉसियन पृष्ठ को आवेश घेरा है तो इसका मतलब फ्लक्स बनेगा। अगर टोटल फ्लक्स को फाइंड करें, यानी गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की बात करें, गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, निर्गत वैद्युत फ्लक्स, तो गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स बच्चों अगर निकालेंगे टोटल जो फाई ई होगा, ठीक उसी प्रकार क्या सर, वेक्टर E डॉट dA किस पृष्ठ के लिए, तो पहले हम कर्व की बात कर लें। वेक्टर E डॉट dA किसके लिए सर, राइट वाले पृष्ठ के लिए बात कर लें। वेक्टर E डॉट dA किसके लिए सर, लेफ्ट वाले पृष्ठ के लिए बात कर लें। क्लियर है। डॉट प्रोडक्ट हटाएं, कॉस थीटा आएंगे। अगर हम थीटा की बात करें तो कितना होगा सर, डायरेक्ट हम लोग थीटा का वैल्यू पुटअप करेंगे, E dA कॉस कितना होगा थीटा। ध्यान दीजिएगा कौन सा पृष्ठ है, कर्व वाला। तो कर्व वाले पृष्ठ पे ऐसे चादर है, आवेश इस पर उपस्थित है, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स इस तरह से बाहर निकलेंगी चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, इस तरह से, और एरिया कहाँ है, ऊपर। तो बच्चों यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं वह कुछ इस प्रकार से बाहर निकलेंगी, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। तो अगर आप इस पृष्ठ पे बात करेंगे तो यहाँ पे कर्व इस तरह से है, एरिया यहाँ पर है, एरिया यहाँ पर है, dA डायरेक्शन ऊपर है, इलेक्ट्रिक लाइन्स का डायरेक्शन इधर है। यानी यहाँ पे अगर बच्चों आप इलेक्ट्रिक लाइन्स खींचते हैं तो उसका डायरेक्शन कुछ इधर आएगा,
जी सर। तो यहाँ डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल की बात करें तो यह कितना होगा 90 डिग्री। ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ खींचते हैं, एरिया देखो इधर है, इसी तरह से इस पृष्ठ में भी एरिया कहाँ जाएगा, बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएंगे, बाहर, और डी ए भी बाहर। तो यहाँ इस पॉइंट के लिए, इस पृष्ठ के लिए डी ए और वेक्टर ए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना होगा 0। ठीक इसी प्रकार इधर भी बाहर ही होगा, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक लाइन्स बाहर होंगे इस तरह से, तो यहाँ भी थीटा कितना होगा 0। क्लियर है, डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करेंगे। तो यहाँ बच्चों देख पा रहे हैं इस पॉइंट पर थीटा कर्व वाले के लिए डायरेक्शन कितना एंगल है 90 अंश प्लस। अगर बच्चों हम राइट वाले के लिए बात करें तो राइट वाले के लिए cos 0 अंश। ठीक इसी प्रकार से अगर बच्चों लेफ्ट वाले के लिए बात करें तो लेफ्ट वाले के लिए भी कितना है cos 0 अंश, थीटा का मान 0 अंश। तो यह तो 90 अंश होगा 0 हो जाएगा, और यहाँ इसका वैल्यू 1 होगा और इसका भी वैल्यू कितना होगा 1। तो यहाँ से फाई ई अगर आप फाइंड करते हैं तो फाई ई बराबर आपको मिलेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, ई डी ए, यानी राइट वाले के लिए ई डी ए। ठीक इसी प्रकार लेफ्ट वाले के लिए भी क्या मिलेगा बच्चों, ई डी ए। यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से हम कह सकते हैं ई बाहर आ जाएंगे और डी ए का समाकलन क्या हो जाएगा, ए मान ले रहे हैं, अब कितना होगा अभी यहाँ पे देख लिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार ई और डी ए का समाकलन ए, यानी हो जाएगा 2e ए। क्लियर है, समझ पाए इक्वेशन, यानी हमारा यह फाई ई जो आ गया वह आ गया कितना 2e ए, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है बच्चों। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो अब अगर हम यहाँ गॉस का नियम यूज करना है तो कहें गॉस के नियम से, गॉस के नियम से फाई ई बराबर क्या होगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, और Q बराबर आपने देखा सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन नॉट। अभी जस्ट आपको बताया, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए होगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो यहाँ से कह सकते हैं क्या, फाई ई बराबर हमारे पास मिल गया सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। गॉस के नियम से उस पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स इतना होगा, बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला, और हमारे अनुसार इतना होगा। तो दोनों को अगर सॉल्व कर लिया जाए, यानी इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से अगर सॉल्व कर लिया जाए तो आप देखेंगे कि 2e जो होगा वह बराबर होगा सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन नॉट से। ए से ए कैंसिल, 2 गुणे में बटे भेज दीजिए, यानी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यही होगा बच्चों वैद्युत फ्लक्स, इस चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होगा। क्लियर है, समझ पाए होंगे। हमने क्या किया, एक आवेशित अचालक चादर लिया जिसके निकट एक बिंदु P लिया जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था। इसके लिए हमने कई सारे छोटे छोटे अवयव लिए इस बेलनाकार पृष्ठ पर, और उन पे विचार विमर्श करने के बाद हमने यह सारा पॉइंट प्रूव किया। तो हमारा फ्लक्स आया 2e, और गॉस के नियम के अनुसार जो फ्लक्स आया है वह कितना आया, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि कितना होगा इस पॉइंट पर, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बच्चों, समझ पाए होंगे दूसरा डिराइवेशन भी। तो अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग तीसरे डिराइवेशन पर और देखते हैं तीसरा क्या होने वाला है। सारे पॉइंट को क्लियर करते हैं। तीसरा कह रहा बच्चों, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित चालक जो है उसके ठीक बाहर क्या देखना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वहाँ क्या था सर, वहाँ तो अचालक था, यहाँ क्या है सर, यहाँ पे चालक है। तो चालक कैसे वर्क करेगा, ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को। मान ले रहे हैं हमारे पास एक चालक है, मान ले रहे हैं इस तरह से हमारे पास एक चालक है। थोड़ा इसको और चौड़ा बनाते हैं। मान ले रहे हैं इस प्रकार से हमारे पास एक चालक है, और इस चालक को हमें क्या करना है, हमें आवेशित करना है सर। बिल्कुल आवेशित करेंगे। आवेशित यानी मान लो हमने इस चालक को आवेश देना है, मान लिए हमने यहाँ पे होल किया
और जो है एक बाल्टी चार्ज ले आके इसके अंदर उड़ेल दिया। अब जब इस चालक को आप एक बाल्टी चार्ज इसके अंदर उड़ेलेंगे तो यह चालक होने की वजह से चार्ज भागेंगे भागेंगे भागेंगे, और चार्ज भाग के जाएंगे कहाँ तक सर जी? चार्ज भाग के जाएंगे इसके पृष्ठ तक, और तो कहीं जा नहीं पाएंगे क्योंकि चार्ज वायु में रह नहीं सकते। यानी इस चालक को चार्ज देने के बाद वह चार्ज भाग कर आ जाएंगे इसके पृष्ठ तक, और यह हमारा जो आवेशित चालक था वह बिहेव करने लगेगा एक चादर की तरह, वो भी कैसे चादर? जो कि आवेशित होंगे। नहीं समझ पाए? इस चालक को जब आप चार्ज देंगे तो वह चार्ज या चालक होने की वजह से सब भागेंगे, चार्ज सब भागेंगे, कहाँ तक भाग के जा पाएंगे? पृष्ठ तक भाग के जा पाएंगे, और यह चालक हमारा दो चादर की तरह बिहेव करने लगेगा। और अभी जस्ट हमने पीछे चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा है, कितना पढ़ा है सर जी? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट पढ़ा है। क्लियर है? ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ जैसे आपने इसको चार्ज, इस चालक को आपने आवेशित किया और एक पॉइंट यहाँ लिया जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो देखा क्या कि जब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट P पर, तो ये अभी चादर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया गया, अभी चादर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया गया, जैसा कभी पिछले पॉइंट में देखा। तो पहले चादर के कारण पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा, और दूसरे के कारण भी बाहर होगा E2, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो बिंदु P पर जो आपने r डिस्टेंस पर एक बिंदु P लिया है, तो आवेशित चालक के ठीक बाहर यानी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा सर? E1 प्लस E2, यही होगा। दोनों एक ही दिशा में हैं, दोनों सदिश राशि हैं, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। यही हमारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कितना पढ़े हैं सर? अभी हमने जस्ट पढ़ा एक चादर के कारण r दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पहले के कारण भी कितना होगा? तो पहले के कारण भी हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे के कारण भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। हर बराबर होने के वजह से 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, यानी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बच्चों? न्यूटन प्रति कूलम मात्रक लिख लीजिएगा। यानी इस चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, जबकि अचालक के कारण कितना होता है? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। प्रूव किए हैं। क्लियर है? समझ पाए होंगे। चलते हैं चौथे डिराइवेशन पर और देखते हैं चौथा डिराइवेशन क्या होने वाला है। कह रहा समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब क्या? समान पृष्ठ घनत्व, यानी पृष्ठ घनत्व समान है, सिग्मा दोनों का समान है, बस एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे क्या है? निगेटिव चार्ज है, समांतर हैं। और कैसे हैं? अचालक प्लेट हैं। हमें उनके बीच में और उनके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं। मान ले रहे हैं पहला चालक, दूसरा चालक। पहले को मान ले रहे हैं बच्चों जो हमने आवेश दिया वह पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे एक पे धन है एक पे ऋण है। अब यह बच्चों आवेशित है, सॉरी अचालक है। अब यहाँ के चार्ज आपने अगर एक बाल्टी चार्ज इसके अंदर भर दिया तो वह चार्ज उसके अंदर ही उपस्थित रहेंगे, न कि बाहर जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज है, मान ले रहे हैं इसका पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है, और इस पे नेगेटिव चार्ज है और इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वह मान ले रहे हैं माइनस सिग्मा। क्लियर है बच्चों? समझ पाए होंगे। हमें फाइंड करना है, इसके अंदर एक बिंदु मान ले रहे हैं P वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बाहर मान ले रहे हैं P डैश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों पे ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर बच्चों हम अंदर वाले बिंदु के लिए बात करें, यानी प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान से समझेंगे। अब बताइए बच्चों, इस पॉइंट पे दो प्लेट हैं। अभी जस्ट हमने पढ़ा चादर के कारण, तो हमने कहा यह चादर आपका प्लेट की तरह भी कार्य करेगा, अचालक है। ठीक इसी प्रकार वही चीजें यहाँ कही गई हैं।
कैसी गई? अचालक प्लेट कहीं गई है समांतर अचालक प्लेट। तो बच्चों प्लेट के कारण आपने r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो पढ़ा ही है। जी सर जी, कितना पढ़ा है? तो अगर हम बात करें पहले प्लेट के कारण पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों पहले प्लेट के कारण वह बाहर की तरफ होगा, मान ले रहे हैं यह E1 है। नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होता है, यानी यह नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगा, यानी इसके कारण इसी डायरेक्शन में, इससे प्लेट से दूर है, पहला प्लेट है दूसरा प्लेट और हाई प्लेट के अंदर होगा, यानी इस पॉइंट पर E2 जो होगा वह भी कुछ इस प्रकार से होगा, दोनों एक ही दिशा में। अब पॉइंट P पर जब दोनों सदिश राशि एक ही दिशा में है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाएगा, यानी E1 प्लस E2। अब बताइए, अभी जस्ट आपने पढ़ा कि चादर के निकट किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये भी कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर। अब अगर आप इसको जोड़ते हैं तो हर बराबर है, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी यहाँ से हो जाएंगे बच्चों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी यह भी उसी तरह बिहेव करेगा जिस तरह से आपका कोई चालक बिहेव कर रहा था, यानी चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए थे। क्लियर है? कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? बाहर। अब जब बाहर की बात करेंगे तो प्लेटों के बीच हो गया, अगर आप बाहर की बात करते हैं तो ये बताइए प्लस है, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बाहर होगा प्लेट से दूर, माइनस के कारण प्लेट की ओर, यानी E2 अंदर होगा। अब दोनों समान पृष्ठ आवेश घनत्व के हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी समान बना रहे हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे बच्चों दोनों घट जाएंगे कि E1 बाहर है E2 अंदर है, तो यहाँ से कहेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल हो, क्या हो जाएगा? 0, यानी बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 0, और अंदर कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहेंगे सर जी पॉइंट इसके करीब है, इससे दूर है, कोई फर्क? ये बताइए इस सूत्र में कहीं आपको डिस्टेंस दिख रहा था? नहीं दिख रहा था, यानी चादर के निकट कहीं भी आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे इतना ही होगा। इसी वजह से इसके वजह से भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण बाहर था जो कि प्लस लिए, इसके कारण अंदर था जो कि माइनस लिए, कैंसिल होके 0। क्लियर है बच्चों? आई होप आप लोग चारों डिराइवेशन समझ पाए होंगे, चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर है तो फिर से आप वीडियो को देखेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि यहाँ से ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है। तो आई होप इन सभी पॉइंट्स को समझे होंगे। अगर समझे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं तीसरे अभ्यास के साथ, वैद्युत विभव, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर उसके। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।